दुनिया इस हफ्ते के रविवार ये विशेषांक में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नील। इस कार्यक्रम में हम हर हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का जायजा लेते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसी खबरों से आपको अवगत कराएं जिनसे दुनिया जहान की बदलती राजनीति के बारे में आपका ज्ञानवर्धन हो सके। आज के खास एपिसोड में हम बड़ी खबर के अलावा दूसरी खबरों पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। रूस को वैश्विक बिरादरी से दरकिनार करने और उसे घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए नाटो गठबंधन एक तरफ आर्थिक, कूटनीतिक और तकनीकी सभी प्रतिबंधों का सहारा ले रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता भी मुहैया करा रहा है। मगर इसी बीच नाटो का ही एक सदस्य तुर्की उसके प्रतिबंधों को दरकिनार करने में रूस को मदद करता दिख रहा है। दरअसल मामला यह है कि बीते हफ्ते तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोआन रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने रूस के तटीय शहर सोची पहुंचे। यहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिनमें परिवहन, कृषि, उद्योग और वित्त क्षेत्र पर विशेष बातचीत हुई। बाद में इसे सार्वजनिक भी किया गया, लेकिन बातचीत में कई ऐसे भी मुद्दे रहे जिन्हें दुनिया की नजरों से दूर रखा गया। इसी वजह से वैश्विक जानकार इस मुलाकात को गुप्त वार्ता की संज्ञा दे रहे हैं, और ऐसे माहौल में दे भी क्यों ना, जब केवल 2 सप्ताह के भीतर ही दोनों देशों के नेता आपस में 2 बार मिल चुके हों। वह भी तब जब तुर्की के सैन्य और सुरक्षा सहयोगी नाटो के सदस्य खुद रूस को अलग थलग करने की जद्दोजहद में लगे हैं। ऐसे में जो बड़े सवाल उभरते हैं उनमें एक तो ये कि जब नाटो रूस को कमजोर करने का एक भी मौका नहीं खोना चाह रहा, फिर नाटो का ही सदस्य तुर्की रूस के करीब क्यों जा रहा है? ऐसा कौन सा हित है जिसे साधने के लिए तुर्की अपने सहयोगी नाटो के सदस्यों से ही दुश्मनी मोल ले रहा है? जबकि दूसरा ये कि सोची में आयोजित वार्ता के जरिए रूस कौन सा हित साध रहा है? दोनों सवालों पर आएंगे, लेकिन पहले दोनों देशों की पृष्ठभूमि समझिए। जब दुनिया 2 खेमों में बटी थी और शीत युद्ध का सामना कर रही थी, उस वक्त तुर्की रूस के विरोधी खेमे का हिस्सा था, और तब रूस के विरोध वाले पश्चिम के तकरीबन सभी नरसंहार के बड़े हथियारों का ठिकाना तुर्की ही बना था। तुर्की के पश्चिमी खेमे का हिस्सा बनने का कारण था कि स्टालिन की अगुवाई में सोवियत संघ तुर्की के कुछ इलाकों पर अपना दावा कर रहा था। इसी डर से तुर्की 1952 में नाटो का हिस्सा बन गया। हालांकि जब स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ ने अपने क्षेत्रीय दावों को त्याग दिया, तब दोनों मुल्कों के रिश्तों में मौजूदा कड़वाहट कम होने लगी। फिर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद तुर्की और रूस के बीच संबंधों में काफी सुधार हुआ, और दोनों देश एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में शुमार हो गए। रूस तुर्की का सबसे बड़ा ऊर्जा प्रदाता बन गया, तो वहीं कई तुर्की कंपनियों का घर रूस हो गया। 1990 के दशक के बाद रूसी पर्यटकों की पहली पसंद, विदेशी पसंद, तुर्की बन गया। हालांकि इन सारी बातों के बावजूद जब विदेश नीति की बात आई है, तब दोनों देश अभी भी विपरीत छोरों पर खड़े नजर आते हैं। चाहे बात नागोर्नो कराबाख संघर्ष की करें, या सीरियाई गृहयुद्ध की, या फिर बात लीबिया के गृहयुद्ध की करें, कोसोवो संघर्ष की करें, आर्मेनियाई नरसंहार जैसे तनावपूर्ण मुद्दों की बात करें, दोनों देश अक्सर ही एक दूसरे के विपरीत नजर आए हैं। मगर यूक्रेन के मुद्दे पर ऐसा नहीं हो रहा। यहां पश्चिमी देशों और उसके गठबंधन द्वारा रूस पर लग रहे प्रतिबंध तुर्की को नागवार गुजर रहे हैं। साथ ही रूस और यूक्रेन के झगड़े के शांतिपूर्ण समाधान के लिए तुर्की सक्रिय मध्यस्थता का प्रयास भी कर रहा है। फिर यह सवाल उठना लाजमी है कि तुर्की अभी ऐसा क्यों कर रहा है? असल में यूक्रेन पर हमले के चलते जब पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे थे, तब तुर्की भी इसी गठबंधन का हिस्सा होने के कारण प्रतिबंधों का विरोध नहीं कर पा रहा था। ऊपर से पश्चिमी देशों के दबाव में आकर इसने काला सागर के रास्ते को रूस के लिए बंद कर दिया। मगर जब रूस ने अपने यहां से तुर्की जाने वाले पर्यटकों के प्रवाह को काटकर और तुर्की से आने वाले कृषि उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाकर अपनी नाराजगी दिखाई, तब अपनी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए तुर्की ने रूस पर लगे प्रतिबंधों का विरोध करना शुरू कर दिया। क्योंकि तुर्की की अर्थव्यवस्था इन दिनों बेहद खराब स्थिति से गुजर रही है, और रूस के साथ व्यापार तुर्की के अपने महत्वपूर्ण आर्थिक संकटों को दूर करने में मदद कर रहा है। इसीलिए
तुर्की के लिए रूस के समर्थन में उतरना उसकी मजबूरी बन गई है। जैसा कि आप जानते ही हैं, रूस तुर्की के ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। इसीलिए तुर्की रूस को नाराज कर अपनी ऊर्जा सुरक्षा को संकट में नहीं डालना चाहता है। यहाँ तक कि जितना हो सके वो रूस के सीमित होते बाजार का फायदा ही उठाना चाहता है। तुर्की को यह आभास हो चुका है कि यूरोपीय बाजार का रास्ता बंद होने के बाद रूस अब अफ्रीका और एशिया में बाजारों की तलाश करेगा, और वहां पहुंचने के लिए रूस का सबसे आसान रास्ता काला सागर के जरिए होकर तुर्की जाता है। तुर्की अपने इसी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाने की फिराक में लगा है और रूस के लिए नए व्यापारिक संबंधों में अपनी भूमिका तलाश रहा है। तुर्की की भौगोलिक स्थिति को और विस्तार से जानने के लिए आप इसी कार्यक्रम के 8 जून के एपिसोड को देख सकते हैं, एटलस भी देख सकते हैं। अब आपकी सुविधा के लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए आगे की कहानी की ओर बढ़ते हैं। तुर्की का रूस से नजदीकी बढ़ाने का एक और कारण कुर्द बलों से तुर्की की सुरक्षा भी रही है। अर्दोआन उत्तरी सीरिया में कुर्द बलों के खिलाफ एक नियोजित तुर्की सैन्य अभियान के लिए पुतिन की स्वीकृति चाहते हैं। कुर्दिस्तान के गठन को तुर्की अपनी एकता, अखंडता और संप्रभुता पर प्रहार मानता है, इसलिए तुर्की ने इसे आतंकी संगठन का दर्जा दिया हुआ है। चूंकि कुर्द समुदाय मोटे तौर पर जाग्रोस और पूर्वी टॉरस पर्वतीय इलाके में रहते हैं और वे जिस कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं उसमें तुर्की का पूर्वी समूह, उत्तरी इराक, पश्चिमी ईरान, उत्तरी सीरिया और आर्मेनिया के छोटे छोटे हिस्से आते हैं। मगर तुर्की को जिस संगठन से सबसे अधिक खतरा है उसका आशियाना सीरिया से सटे क्षेत्र में है, इसलिए तुर्की सीरिया के इस इलाके पर अक्सर ही सैन्य कार्रवाई करता रहता है। अब जबकि समीकरण बदल रहे हैं और कुर्दों को समर्थन देने वाले देश स्वीडन और फिनलैंड अब नाटो का हिस्सा बन रहे हैं, ऐसे में कुर्द मामले में तुर्की नाटो पर विश्वास नहीं कर सकता है। उधर सीरिया के मौजूदा सरकार के साथ रूस के गहरे संबंध हैं, वहां रूस की सेना भी मौजूद है, इसीलिए तुर्की रूस के नजदीक जाकर सीरिया में अपने मंसूबों के लिए उसका समर्थन चाहता है। इन्हीं सब कारणों से तुर्की रूस के ना सिर्फ करीब जा रहा है बल्कि रूस के लिए आगे की जमीन भी तैयार कर रहा है। उसने यूक्रेन से अनाज के निर्यात और रूसी खाद्य पदार्थों व उर्वरकों को यानी फर्टिलाइजर्स को दुनिया के बाजारों तक फिर से पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ मध्यस्थता भी की। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस दुनिया के कुछ सबसे बड़े अनाज निर्यातकों में शामिल है। खैर, अब दूसरा सवाल बचा है। क्या है सवाल? कि सोची में आयोजित वार्ता के लिए या सोची में आयोजित वार्ता रूस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? रूस के लिए इस वार्ता की अहमियत जग जाहिर है। प्रतिबंधों के प्रभाव को सीमित करने के लिए रूस ने अन्य व्यापारिक भागीदारों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। मगर रूस की भी वही समस्या है जिसे तुर्की अपने लिए अवसर के तौर पर देख रहा है। वो तुर्की से दुश्मनी करके एशिया और अफ्रीका में अपने व्यापारिक भागीदारों तक आसानी से नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जो रास्ता उन देशों की ओर जाता है उसके मुहाने के दोनों ओर के क्षेत्र तुर्की के हैं। काला सागर से होकर जाने वाला प्रत्येक जहाज तुर्की के नियंत्रण वाले बोस्फोरस और डार्डनेल्स जल संधि और मार्मरा सागर से होकर ही बाकी दुनिया से जुड़ता है। इसके साथ ही कुछ जानकारों की आशंका ये भी है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन तुर्की की तेल रिफाइनरियों, टर्मिनलों और जलाशयों में रूसी हिस्सेदारी की तलाश कर रहे हैं ताकि यूरोपीय संघ के तेल प्रतिबंध से पहले रूसी तेल निर्यात की उत्पत्ति को छिपाने में मदद मिल सके। जानकारों का यह भी कहना है कि रूस वित्तीय प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए बड़े रूसी बैंकों के कॉरेस्पॉन्डेंट खातों की तलाश कर रहा है। नजदीकी होने के चलते तुर्की इस तलाश का अच्छा विकल्प हो सकता है। रूस के लिए एक अहमियत रणनीतिक भी है। रूस तुर्की को अपने नजदीक लाकर नाटो को आसानी से काउंटर कर सकता है। चूंकि नाटो के सभी फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं, इसलिए रूस वहां अपने विरोध में लिए गए फैसलों पर तुर्की की मदद से वीटो करवा सकता है या फिर तुर्की के जरिए नाटो में फूट डालकर नाटो को कमजोर भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि तुर्की इन सब बातों से परिचित नहीं है। तुर्की यह भी जानता होगा कि रूस के साथ जो भी व्यवसाय करता है वह उसकी अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र पर खासा प्रभाव डालता है और उसका बाकी की दुनिया के साथ व्यापार करना थोड़ा कठिन बना देता है। यूरोपीय देश भी रूस पर निर्भरता के चलते आज इन्हीं कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि तुर्की इन कठिनाइयों को बेअसर कर पाता है
या यूरोपीय देशों की तरह रूसी प्रभाव का शिकार हो जाता है। खैर, अब वक्त है रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे का, जिसमें हम बात करते हैं दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने परमाणु ताकतों से नो फर्स्ट यूज संकल्प का पालन करते हुए गैर परमाणु देशों को धमकी नहीं देने की गुजारिश की है। क्योंकि इन दिनों परमाणु ताकत रूस और गैर परमाणु ताकत यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है और रूस द्वारा यूक्रेन को दी जा रही परमाणु धमकी से अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ने लगा है। इससे परमाणु हथियारों की होड़ फिर से शुरू हो गई है, ऐसा माना जा रहा है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की ये गुजारिश इन्हीं चिंताओं की ओर इशारा करती है। अगली खबर में इजरायली सेना और गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी लड़ाकों के बीच 3 दिनों से चल रहे मौजूदा संघर्ष पर विराम की घोषणा हुई है। इस्लामिक जिहाद को लेकर शुरू हुए इस संघर्ष में 40 से अधिक फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय कब्जे को लेकर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच दशकों से संघर्ष चल रहा है। इजराइल की सीमा से सटे फिलिस्तीन के 2 टेरिटरी हैं, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीन की वास्तविक सरकार मौजूद है, जबकि गाजा पट्टी की सरकार हमास नामक आतंकी समूह चला रहा है। मौजूदा संघर्ष इसी हमास के लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच चल रहा है। उधर मध्य अफ्रीकी देश चाड की सैन्य सरकार ने विपक्षी समूहों के साथ कतर में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस राष्ट्रीय सुलह और शांति समझौते का तकरीबन 40 समूह हिस्सा रहे हैं, मगर मुख्य विद्रोही समूह फैक्ट यानी द फ्रंट फॉर चेंज एंड कॉनकॉर्ड इन चाड ने ही इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। इस समझौते के माध्यम से राष्ट्रपति चुनाव का रास्ता तय करने के लिए आगामी 20 अगस्त से बातचीत शुरू होगी। पिछले साल हुए विद्रोह में सैन्य प्रमुख मोहम्मद इदरीस डेबी इट्नो ने चाड की सत्ता हथिया ली थी। तब से वहां सेना का शासन है। न्यूज एजेंसी अल जजीरा के मुताबिक आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच फिर से तनाव का माहौल पैदा हो गया है। असल में दोनों देश विवादित स्थल नागोर्नो कराबाख के लिए दशकों से लड़ रहे हैं। दोनों मुल्क आपसी जंग में भी शामिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अक्सर ही तनाव की स्थिति देखने को मिलती है। रूसी शांति सैनिकों की देखरेख में एक जिले में 2 कराबाखी और एक अजरबैजानी सैनिक के मरने से यहाँ तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर 2020 के संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं।